तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अगर अगले 12 महीने भी हम वैसे ही पैसे खर्च करते रहे और निवेश करते रहे जैसे पिछले 12 महीने किए, तो हमारी नेटवर्थ मतलब हमारी जो कुल आर्थिक हैसियत है वो बढ़ेगी, घटेगी या वहीं रहेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं ना, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये नेटवर्थ होता क्या है, एकदम आसान भाषा में? हाँ, नेटवर्थ का हिसाब बिल्कुल सीधा है। ये है आपकी संपत्ति, यानी आपके एसेट्स। एसेट्स? हाँ, वो सारी चीजें जो या तो आपकी जेब में पैसा डालती हैं या जिनकी कीमत टाइम के साथ बढ़ती है, और आपकी देनदारियां यानी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब कर्ज वगैरह? हाँ, जो भी आपके ऊपर कर्ज हैं, तो संपत्ति में से देनदारियां घटा दो, बस वही है नेटवर्थ। आपके पास क्या है और आप पर किसका कितना उधार है, इसका अंतर। अच्छा, संपत्ति मतलब जैसे बैंक की एफडी हो गई, म्यूचुअल फंड, सोना, रियल एस्टेट भी। और हाँ, आपकी स्किल्स, आपके हुनर जिनसे आप कमाते हैं, वो भी एक तरह की संपत्ति ही है ना? सही कहा। और देनदारियां हो गई जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जो जानकारी हमें मिली है उससे, कि कौन से फैसले नेटवर्थ को बढ़ाते हैं और कौन से अनजाने में ही उसे कम कर देते हैं। हाँ, मकसद यही है कि एक ऐसी सोच बन जाए कि हर बार पैसा खर्च करते या लगाते वक्त ये साफ दिखे कि नेटवर्थ पर क्या असर पड़ेगा। सही। तो इसका कोई बुनियादी नियम है? मतलब क्या चीज अच्छी है नेटवर्थ के लिए और क्या नहीं? हाँ, देखिए, नियम काफी सीधा सा है। जो जानकारी मिली है वो यही कहती है कि ऐसी चीजें खरीदें या उनमें पैसा लगाएं जो या तो आपको रेगुलर पैसा दें, मतलब कैश फ्लो बढ़ाएं। कैश फ्लो, हाँ। या फिर जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ने की उम्मीद हो। ये चीजें नेटवर्थ के लिए अच्छी हैं। और इसका उल्टा? और इसके उलट वो चीजें जो पैसा कमाकर ना दें, बल्कि जिनकी मेंटेनेंस पर खर्चा हो, जिन पर ब्याज देना पड़े। जैसे गाड़ी? हाँ, जैसे गाड़ी। और जिनकी कीमत भी टाइम के साथ कम होते जाए, वो नेटवर्थ के लिए बोझ बन जाती हैं। हाँ, अगर वो बहुत जरूरी ना हो तो। मतलब शौकिया तौर पर महंगी गाड़ी ले ली, हाँ, तो वो कमाई तो बढ़ा नहीं रही, ऊपर से पेट्रोल, बीमा, मरम्मत का खर्चा अलग। बिल्कुल, वो नेटवर्थ घटा रही है। अच्छा, इसमें कुछ आम गलतियां भी होती हैं शायद, जो लोग करते हैं और पता भी नहीं चलता। हाँ, कई हैं। एक तो बहुत कॉमन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ी वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ा लिए, या शायद उससे भी ज्यादा तेजी से। अच्छा, हाँ, सैलरी बढ़ी तो बड़ी गाड़ी ले ली, महंगा फोन ले लिया। हाँ, नतीजा क्या होता है? कमाई तो बढ़ गई लेकिन नेटवर्थ वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि बचत या निवेश तो बढ़ा ही नहीं। और दूसरी बड़ी गलती है डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में पैसा लगाना, यानी ऐसी चीजें खरीदना जिनकी कीमत खरीदते ही कम होने लगती है। जैसे एकदम नई चमचमाती कार शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या लेटेस्ट गैजेट्स। हाँ, ये चीजें कमाई बढ़ाने में तो कोई सीधी मदद करती नहीं है ज्यादातर। सही। और एक और बहुत बड़ा जाल है कर्ज का, खास तौर पे क्रेडिट कार्ड वाला। सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाते रहना। ओ वाह, वो तो बहुत बुरा फंसता है आदमी, ब्याज इतना ज्यादा होता है। बिल्कुल, वो ब्याज आपकी नेटवर्थ को बहुत तेजी से खाता है। तो फिर नेटवर्थ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ खास रणनीतियां हैं? हाँ, जो स्रोत हमने देखे उनमें सबसे पहली और अहम बात कही गई है, पहले खुद को भुगतान करें, माने बचत और निवेश पहले। मतलब जैसे ही पैसा आया? हाँ, जैसे ही आमदनी हुई उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 20% या 30%, तुरंत निवेश के लिए अलग रखते हैं। और सबसे अच्छा है कि इसे ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट जैसे SIP वगैरह? हाँ, ऑटो डेबिट, SIP या कोई और ऑटोमेटिक निवेश। इससे क्या होता है कि आपकी इच्छा शक्ति या मूड पर निर्भर नहीं रहता, पैसा अपने आप कट के इन्वेस्ट हो जाता है। ये बात तो सही है। और क्या तरीके हैं? इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर है, जिसे स्किल स्टैकिंग भी कहा गया है। स्किल स्टैकिंग, ये क्या है? मतलब एक के बाद एक ऐसे हुनर सीखना जिनसे आपकी कमाई करने की ताकत बढ़ती जाए। एक स्किल सीखी, फिर उस पर दूसरी, फिर तीसरी, आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अच्छा, ये बढ़िया आइडिया है। और बीमा, इंश्योरेंस का क्या रोल है? बीमा को अक्सर लोग खर्च मानते हैं, लेकिन असल में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपके नेटवर्थ के प्रोटेक्टर हैं, रक्षक है। रक्षक कैसे? सोचिए, अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर के कमाने वाले को कुछ हो गया,
तो जमा की हुई सारी पूंजी खत्म हो सकती है ना? बीमा ऐसी सिचुएशन में आपकी नेटवर्थ को बचाता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और एक और चीज जो निकल कर आ रही है वो है सिस्टम बनाने की बात। बिल्कुल, भावनाओं में बहकर या मोटिवेशन के भरोसे रहने के बजाय सिस्टम बनाना, जैसे ऑटो पेमेंट सेट करना, महीने का एक बजट बनाना, खर्चों को ट्रैक करना, अनुशासन यहीं से आता है। सही। और हाँ, एक NWORTH फ्रेमवर्क का भी जिक्र है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका। हाँ, एक सोचने का तरीका कि कोई भी बड़ा खर्चा करने या निवेश करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछें। जैसे कि क्या ये वाकई मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? इससे मुझे लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, मतलब ROI क्या है? अगर ये पैसा मैं यहाँ ना लगाकर कहीं और लगाता तो क्या होता, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और सबसे बुरा क्या हो सकता है? अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट हो गई। हाँ। ताकि हम जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रही है कि हमारा हर छोटा बड़ा आर्थिक फैसला, चाहे हमें पता चले या न चले, हमारी नेटवर्थ पर असर डाल रहा है। एकदम। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि एक मालिक की मानसिकता अपनाने की सलाह दी जाती है। मालिक की मानसिकता? हाँ, अपने हर रुपए को ऐसे देखें जैसे वो आपका एक कर्मचारी हो, और उससे पूछें, भाई तुम मेरे लिए क्या काम करोगे? क्या तुम और पैसा कमा कर लाओगे या बस खर्च हो जाओगे? वाह, ये सोचने का तरीका तो वाकई अलग है। इससे खर्च करने से पहले जरूर सोचेंगे। हाँ, नजरिया बदल सकता है। और आखिर में फिर से वही बात, सिस्टम का महत्व। नेटवर्थ सिर्फ इच्छा रखने से नहीं बढ़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार चलने वाले अनुशासित सिस्टम का नतीजा है। ऑटो SIP, बजट के नियम, ये सब भावनाओं के उतार चढ़ाव से बचाना है तो सिस्टम ही काम आते हैं। तो श्रोताओं के लिए जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए सोचने वाली बात क्या होगी? एक सवाल जो सीधे हमारे स्रोतों से ही आता है। अगली बार जब कोई नई चीज खरीदने का मन करे, या कोई लोन लेने की सोचे, या कहीं पैसा लगाने का विचार आए, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें। हाँ, खुद से पूछें, क्या ये फैसला लंबे समय में मेरी नेटवर्थ को बढ़ाएगा या घटाएगा? ये एक सवाल शायद आपके आर्थिक भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है।